So we have another topic of building construction, that is formwork and scaffolding. So आप लोगों ने कभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब आपकी होती है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आपके, स्मॉल प्रोजेक्ट्स की भी अगर बात करें, so you can see at the right screen here. So these are the आपके एक तरह के आपके मोल्ड्स लगाए जाते हैं, है ना। आप ये देख रहे हो, ये आपका कॉलम है, यू कैन सी दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपके रेनफोर्समेंट, ये सरिया वगैरह आपका लगाया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे अगर नीचे देखें, यू कैन सी हियर, आपके ये एक तरह के खांचे लगा रखे हैं। ठीक है, यू कैन सी हियर। ठीक है, ये एक सपोर्ट भी आपको दे रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका सेफ्टी पर्सपेक्टिव से भी, और आपके जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का, वो इजीली आपका कंसिडर हो जाए। सो ये आपके कुछ कंसिडरेशंस हैं। सो इसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक आता है, दैट इज दी फोम वर्क। ठीक है, सो फोम वर्क क्या चीज है? आपका एक तरह का मोल्ड होता है आपका। ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, कंक्रीट को आप फिल करते हो डायरेक्टली। ठीक है, आपने प्लांट से कंक्रीट का जो स्टक वो मिक्सिंग है, वो आप प्लांट से लेके आए, और आपने डायरेक्टली आपने ऊपर से उसको पोर कर दिया। तो ये एक तरह का आपके पूरा शेप आपका बनाया गया है ना। सो ये आपका एक आप अपने क्या नाम है ये, जो मेट्रोज वगैरह है, तो मेट्रोज में आप देखते हैं कि आपका वहीं पे ऑन द साइट ही आपका ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो वहां पे एक तरह का फोम वर्क बनाया जाता है, और फोम वर्क आपका एक तरह का मोल्ड की तरह काम करता है। ठीक है, इसको हम खाचा बोलते हैं। सो खाचे में आपका क्या रहता है, कंक्रीट को डायरेक्टली पोर किया, और कुछ दिन के बाद ये अपने आप सेटल डाउन हो जाता है विद इन 28 डेज। ठीक है, सो 28 डेज में जो कंक्रीट होता है, जो सीमेंट होता है आपका, 75% जो स्ट्रेंथ है वो गेन कर लेता है। ठीक है, सो 28 डेज के अंदर अंदर ये आपका पूरा हार्ड हो जाता है कंक्रीट, और उसके बाद इसको जो मोल्ड को आप निकाल देते हैं, तो ये आपका इजीली निकल जाता है और आपका स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। सो दिस इज नोन एज दी फोम वर्क। ठीक है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। सो in short, you can call it as it is a simply type of temporary structure which is used as a mold to for the concrete. So आपका वर्टिकल भी हो सकता है और आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है शटरिंग। सो शटरिंग आपने काफी बार नाम सुना होगा। तो आप कॉलम्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो आप कॉलम के बाहर, या आपके जो आयरन के होते हैं या स्टील के होते हैं, तो आप ये यहाँ पे लगाते हैं। सो यू कैन सी हियर, ये कॉलम है, तो इसके बाहर आपने एक शटरिंग लगा दिया, और आपने ऊपर से इसको कंक्रीट डाल दिया, और ये थोड़े दिनों में अपने आप हार्ड हो जाता है। और जैसे ही आपको पता लगे ये हार्ड हो गया, तो यू कैन रिमूव इट। ठीक है, तो तो आप देखते हैं आजकल जो बिल्डिंग्स वगैरह में जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो वॉल्स बनाई जाती है, या बीम्स बनाए जाते हैं, फुटिंग्स बनाई जाती हैं, कॉलम्स बनाई जाती हैं, सो उस केस में आप शटरिंग यूज करते हैं। ठीक है, सो यू कैन कॉल इट एज द टाइप ऑफ, ये आपका फॉर्म वर्क का टाइप ही है, बट ये यूज होता है आपका कॉलम्स वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द सेंटरिंग। सो सेंटरिंग क्या चीज है? ये आपका एक, ये भी एक तरह का फॉर्म वर्क है और एक टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है। सो इसमें क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ठीक है, इसको सपोर्ट करने के लिए आप ये देख रहे हैं छोटे छोटे आप ये पोल से लगाए हुए हैं, तो इसको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए, ताकि आपका जो ऊपर में जो कंक्रीटिंग की गई है स्लैब में, या आपकी जब हार्ड हो जाए तो इजीली ये आपका सेटल डाउन कर जाए। सो ये आपका एक तरह का टेम्परेरी अरेंजमेंट होता है, और ये फोम वर्क का ही टाइप है एक तरह का, ताकि आप जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आप ये कहाँ यूज करेंगे? जहाँ पे आपको बीम्स बनाने होती है, या जहाँ पे आपको स्लैब्स बनानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव दिस स्टेजिंग। सो स्टेजिंग आपका क्या रहता है? ये भी एक तरह का आपका फॉर्म वर्क होता है, ये भी आपका टाइप ऑफ फॉर्म वर्क है। सो आप ये भी इसको एज अ टेम्परेरी मेंबर ही यूज करते हैं। सो ये आपका एक तरह का सपोर्ट्स का काम करता है, लेकिन ये बना किसका होता है? या तो ये वुडन का बना होता है, आपने देखे होंगे लकड़ वगैरह आप यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन पर्पसेज में, तो ये आपके अलग अलग तरीके से आपके स्कैंडल लगा दिया, तो ये आपके प्रॉप्स और सपोर्ट्स होते हैं इन दैट केस। ठीक है, सॉरी। सो सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपके फ्रेम्स यूज होते हैं इसमें। जैसे एक एच फ्रेम होता है। एच फ्रेम का मतलब क्या होता है? वो एच साइज का होता है आपका। ठीक है,
दिस कॉल्ड एज दी एच फ्रेम। सो ऐसी आपका लॉक सिस्टम होता है। कप लॉक सिस्टम का मतलब होता है कि एक फ्रेम और दूसरा फ्रेम आपस में लॉक हो जाते हैं। जैसे ये फ्रेम है और ये दूसरा इसके नीचे फ्रेम है, तो ये आपस में लॉक हो गए। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और ये दोनों सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी ऊपर की जो आपकी बीम है उसको, ठीक है। तो दिस इज नोन एज दी स्टेजिंग। नेक्स्ट वी हैव दी स्कैफोल्डिंग। सो स्कैफोल्डिंग आपके जो वर्कर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में आपके वर्कर्स वगैरह जो काम करते हैं, सो उनकी सेफ्टी के लिए बनाया जाता है, ताकि वो पर्टिकुलरली आपकी हाइट पे, काफी ज्यादा हाइट पे वो काम कर रहा है, जो आपके जो आप वो मटेरियल जो यूज कर रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इजिली वो वहां पे रख सकें। सो ये आपका ये पूरा जो फ्रेमवर्क जो तैयार रेडी किया गया है इस केस में, यू कैन सी हियर। तो आपका ये स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। तो ये आपका सेफ्टी पर्पसेस के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, और ताकि आपके इजिली जो लेबर्स वगैरह हैं वो आप इजिली वहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वो इजिली वर्क कर सकें। So these are the some considerations that you have to taken into account in formwork and scaffolding. So आपके कुछ functions वगैरह भी इसमें आते हैं आपके scaffolding में। So इसमें आपका सबसे पहले जो function जो आता है इसका formwork का, तो formwork जो आप ready करते हैं so सबसे पहले की टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर्मवर्क की। सो ऑब्वियसली आपको जैसा आपको स्ट्रक्चर रेडी करना है उसका आपको साइज होना चाहिए, उसका शेप आपको पता होना चाहिए, और उसकी आपको लोकेशन डिसाइड करनी है कि क्या वो उस लोकेशन पे इजीली वो पोर आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। सो एज पर द ड्राइंग क्राइटेरिया, सो आपके पास जो डिजाइन ड्राइंग्स हैं बिल्डिंग की, तो उसके हिसाब से आप वो फॉर्मवर्क रेडी करवाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आपका जो फॉर्मवर्क होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल स्ट्रक्चर दैट यू गोइंग टू बिल्ड आउट। देन वी हैव टू आपको केयरफुली सिलेक्ट करना होता है जो भी आप सरफेस जो आप वहां पे यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने जो फॉर्म वर्क आप रेडी कर रहे हैं वो सरफेस जो है जहाँ पे वो रेडी होगा वो आपका मतलब अनड्यूलेटेड है। सो आपको वो एरिया भी आपको प्रॉपर तरीके से चूज करना है, और आपको फ्रेश कंक्रीट वहां पे यूज करना है। उसका मतलब क्या चीज है कि ऐसा नहीं है कि आपने कंक्रीट का मिक्सिंग मतलब प्लांट में किया है और उसके आप काफी देर बाद आप उसको पोर कर रहे हैं, तो वो पोर होगा नहीं क्योंकि वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप मतलब प्लांट में मिक्सिंग हुई और प्लांट में मिक्सिंग करने के बाद डायरेक्टली आप उसको साइड पे लेके आएंगे, और ये आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पे कंक्रीट बिछा दी गई है और ये इसको सेटल डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका रेनफोर्समेंट का पूरा जाला बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये एक वाइब्रेटर भी यूज करते हैं। वाइब्रेटर इसलिए यूज करते हैं ताकि जो कंक्रीट में जो वॉइड्स बनते हैं पानी की वजह से वो सारे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। सो उसमें फिर ब्लीडिंग ना हो और क्रैक्स वगैरह आपके नहीं आए कंक्रीट में। फिर आपका होता है कि आपको जो फोम वर्क वगैरह है, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है फोम वर्क में कि आपके जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसमें जो एजिस जो होते हैं आपके, ठीक है, जो कॉर्नर वगैरह होते हैं, उसका हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है जब आप फोम वर्क को हटाते हैं। सो उस केस में सबसे ज्यादा आपको एहतियात बरतना पड़ता है। सो इन दैट केस यू कैन सी हियर, सो आपको जो पैनल्स वगैरह जो आप बनाते हैं वो भी आपको प्रॉपरली कनेक्ट करने पड़ते हैं, उसको टाइट करना पड़ता है फोम वर्क को, तभी वो एक पर्टिकुलर शेप गेन करेगा एज पर योर ड्राइंग। देन वी हैव द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोम वर्क। सो ऑब्वियसली आप उसको लिफ्ट करेंगे, आपको साइड से एक साइड से दूसरी साइड पे आपको लेके जाना है। सो अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका फ्रेम तैयार हो रहा है, तो ये आपका एक इक्विपमेंट है, ये मशीन है, तो ये इसने यहाँ से इसको सेटल डाउन करके और इसको यहाँ पे फ्रेम बनाने की कोशिश की गई है। सो यहाँ पे क्या होगा कि ये फ्रेम है तो इसमें एक वॉल बनाई जाएगी, तो ये वॉल के लिए आप ये यूज कर रहे हैं। सो यू हैव टू कंसिडर दीज कंसिडरेशंस। अच्छा, आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें ये आता है कि जब भी आप इसको डिसमेंटल करेंगे, ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि आपने उसको टाइट कर दिया है, बट वो इजीली डिसमेंटल होना चाहिए, जबरदस्ती उसको डिसमेंटल नहीं करना है, ठीक है। वो क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका जो कंक्रीट जो स्ट्रक्चर है जो आपका रेडी हो चुका है फॉर्मवर्क लगाने के बाद, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें क्रैक्स वगैरह आ गए हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसमें आपका नुकसान है क्योंकि आपका लॉन्ग टाइम वो स्ट्रक्चर चल नहीं पाएगा, इसलिए। देन वी हैव द इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली आपको जो सबसे सस्ते मटेरियल जो है वो आपको
यूज करने हैं, क्योंकि आपका जो फोम वर्क का जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफी मतलब इकोनॉमिक नहीं होता है। सो इसलिए आपको ऐसा मटेरियल यूज करना है जो ज़्यादा महंगा ना हो और आपका इजीली आपका कंस्ट्रक्ट हो जाए। ऑब्वियसली आपको लेबर कॉस्ट भी इसमें कम रहती है, ठीक है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ आपको एक ठेकेदार हायर करना पड़ता है और वो फ्रेमवर्क वगैरह का साइज आपको उसको बताना होता है कि मुझे ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका ये फॉर्मवर्क आपको तैयार करना है, तो वो रेडी करा के और वहां पे आपको इंस्टॉल करवा के देता है और फिर आप अपनी कंक्रीटिंग उसमें आप वहां पे कर सकते हैं। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वो आपका है सेफ्टी। सो आपको वर्कर्स जो वहां पे काम कर रहे हैं उसकी सेफ्टी आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कि उनका हेल्थ सेफ्टी और हाइजीनिक जो उनका सेफ्टी है वो आपको ध्यान में रखना है, कि आपके कुछ इश्यूज वगैरह तो नहीं है वहाँ पे, जो लेबर्स वगैरह वहाँ पे जो काम कर रही है। और आपका जो कंस्ट्रक्शन का जो डिले है, अगर आप फोम वर्क को आप ट्रांसपोर्ट करते टाइम किसी वर्कर की डेथ वगैरह हो जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सो आपको वो सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो आपकी ऑब्वियसली कॉस्ट इंक्रीज होगी प्रोजेक्ट की इन दैट केस। फिर आपको जो इमरजेंसी एस्केप रूट आपको प्रोवाइड करना है, कि बाय चांस अगर कोई इश्यू आ जाता है साइट पे, तो आपको एक एस्केप रूट आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। देन आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्स पे अगर बाय चांस किसी को इंजरी हो जाती है किसी वर्कर को, तो आपको उसके उनके लिए आपको एक तरीके से आपको इमरजेंसी गाइडलाइंस वहाँ पे जारी करनी बहुत ज़रूरी है। एम्बुलेंस वहाँ पे होनी चाहिए ताकि उनको ऑन द स्पॉट फर्स्ट एड मिल सके। सो दीज आर दी सम फंक्शंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द होमवर्क, ठीक है।